नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का 9वां दिन है। डेली डिस्कशन में चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए गए? प्रलय। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं और क्वासी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है ये। तो डीआर एक मिनट, ये जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका मतलब होता है, क्वासी का मतलब होता है आंशिक या पूरी नहीं, और बैलिस्टिक जो तोप गोले ले जाती है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है पूरी तरह से सीधे नहीं जाती, उड़ान के दौरान दिशा बदलती रहती है। आसान शब्दों में समझे तो साधारण बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड से लॉन्च करेंगे, तो एक लीनियर सीधी चली जाएगी, वहां पर गिर जाएगी। लेकिन जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, चाहे बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं, वो सीधे नहीं जाती, ये बीच में अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, और ये दुश्मन के रडार के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे वो बीच बीच में मुड़ भी सकती हैं। इसे रडार से पकड़ना बिल्कुल मुश्किल होता है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाता है। इसको किस मॉडल पर आधारित करते हैं? रूस का एक इस्कंदर वाला। अब समझ, ये आप बैलिस्टिक मिसाइल समझ लिए। अब हम थोड़ा इसके डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, आप 2 की स्पीड करके देख सकते हैं, लेकिन समझ लेंगे। बेसिक चीजें हैं जो क्लियर होती चलेंगी। तो हाँ, डीआरडीओ की बात कर रहे थे। तो डीआरडीओ एक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या करता है? ये भारत के लिए मिसाइल बनाना, हथियार विकसित करना, रक्षा तकनीक रिसर्च पर काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और क्या बनाता है, किन किन चीजों पर काम करता है? जैसे मिसाइल, लड़ाकू विमान, रडार, टैंक, ड्रोन, बुलेट प्रूफ पे काम करता है। इसकी कुछ मिसाइलों के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसने बनाया है डीआरडीओ ने। तो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, और नाग मिसाइल है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा डिफाइन में समय लगेगा क्योंकि ये लिखने में जो प्रॉब्लम हो रही है। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। इसरो ने श्री हरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया? तीसरे चरण का। श्री हरिकोटा और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश राज्य में। और ये चेन्नई से
100 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ये एक आइसलैंड है। यहाँ से यही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से मुख्य लॉन्च पैड है। और एसएलवी के बारे में जान लेते हैं। एसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो एसएलवी ये क्या करता है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी पृथ्वी है, ये इंडिया है, यहीं पे ये इंडिया है, और यहाँ पे मान लीजिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं से लॉन्च केंद्र है, तो यहीं से जब लॉन्च होगा मिसाइल तो ये अंतरिक्ष में जाएगा। और ये जो व्हीकल है ये अंतरिक्ष में ले जाने में कम खर्चा, आसानी से जा सकता है। इसमें एसएलवी क्यों बनाया गया, ताकि स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनियां, रिसर्च संस्थान आसानी से सैटेलाइट लॉन्च कर सके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की प्रलय मिसाइल स्ट्राइक रेंज क्या है? स्ट्राइक रेंज भी पता चल गया, 150 से 500 किलोमीटर। अभी हम लोग ने ना पहले प्रश्न में समझा प्रलय मिसाइल के बारे में। हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे? अजय सिंघल को। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नंदिनी चक्रवर्ती। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सलीम अहमद। ये हम प्रश्न दोबारा अपने क्लास में देख रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद महिला T20 आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, 152 विकेट। आगामी प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन हैं? अमन सहर रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म किस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की? 50वीं। क्या करता है प्रगति प्लेटफॉर्म? प्रगति प्लेटफॉर्म यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी योजनाओं की तेज समीक्षा, रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकार के सीधा संवाद, समय पर कार्य पूरा करना। प्रगति प्लेटफॉर्म ऐसे काम करता है जैसे केंद्र के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, जिला अधिकारियों से सीधे बात करके और परियोजनाओं की सीधी निगरानी करता है। ये प्लेटफॉर्म 2015 में शुरू किया गया था। किन किन क्षेत्रों की समीक्षा करता है? सड़क, रेलवे, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता के अनुसार मार्च 2027 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित जीएनपी अनुपात क्या है? 1.9%। अब ये समझते हैं कि आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित जीएनपी क्या हो अनुपात, इसके बारे में समझेंगे। तो समझते हैं कि भारत की वित्तीय प्रणाली, बैंक सिस्टम कितनी मजबूत और लचीली है, उसका आकलन करना। बैंकों को जोखिम पूंजी यानी कैपिटल बफर, एनपीए, संकट से सहने की क्षमता आदि का आकलन करता है। आरबीआई ने क्या कहा है? दिसंबर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार
भारत के बैंकिंग सेक्टर मजबूत और स्थिर यानी पूंजी पर्याप्त अच्छी बनी रहे, यानी CPAR आर्थिक बैंकों का झटका सामना सक्षम रह सके। इससे जाहिर होता है कि भारतीय बैंकों को वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत है। अब आते हैं GNP, समझ लेते हैं। GNP को कहते हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए कि कोई बैंक से लोन लेता है और बैंक को 90 दिन के अंदर कोई पैसा नहीं देता है या ऊपर से बकाया है, तो इसी को कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सितंबर 2025 में GNP का अनुपात 2.1% बहुत कम है। यह दशक का सबसे न्यूनतम स्तर है। मार्च 2027 तक इसका अनुमान लगाया गया है कि इतना % हो जाएगा, जो देश के लिए अच्छा हो। इसके साफ मतलब निकलता है कि RBI के अनुसार बैंक मजबूत और जोखिम सहने में सक्षम है। GNP का अनुमान 2025 में 2.1 था और जो 2027 मार्च तक 1.9% होने की उम्मीद है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश 21वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा संघ में शामिल हुआ? बुल्गारिया। आइए समझ लेते हैं यूरो मुद्रा संघ क्या होता है। यूरो मुद्रा संघ क्या होता है? यूरो मुद्रा संघ उन यूरोपीय देशों का समूह है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा छोड़कर यूरो के रूप में अपनाया। सभी देश एक जैसी मुद्रा, व्यापार में आसान, मुद्रा विनिमय में यानी रेट एक्सचेंज में परेशानी खत्म, आर्थिक एकता मजबूत। कैसे काम करता है? सभी देश यूरो का उपयोग करते हैं और मुद्रा नीति यूरोपीय केंद्रीय बैंक तय करता है कि हर देश अपनी अलग अलग करेंसी नहीं छापता। कागजी रूप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, नोट और सिक्के में चलन। कितने देश शामिल है इसमें? वर्तमान में 20 यूरोपीय देश शामिल हैं। 20 यूरोपीय देश शामिल हैं, दोनों अलग हैं, यूरोपियन संघ और यूरो मुद्रा संघ। यूरोपियन संघ होता है कि राजनीतिक आर्थिक सभी यूई के देश के अनुपनी मुद्रा हो सकती है। केवल मुद्रा जुड़ा यूई के देश के केवल यूरो। चलते हैं, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन में यूई से, लेकिन यूरो मुख्य संघ में नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो यूरो मुद्रा संघ में जुड़े हों और यूए में भी, मतलब यूरोपियन संघ में भी जुड़े हों, ये अलग टॉपिक है, इसी को हम बात कर लेते हैं। बस मुद्रा ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी मार्च करेगी? रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर। स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड परीक्षण कितनी अधिकतम गति पर सफलतापूर्वक किया गया? तो किया गया 180 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बातें समझ में आती है। इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 180 किलोमीटर स्पीड 1 घंटा में तय करेगी। इसी का मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा। हाल ही में कितने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल नागेश कपूर। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत संचार निगम लिमिटेड ने। ये क्या होती है वाईफाई सेवा शुरू करना? वाईफाई तो जानते हैं कि बिना किसी तार और के अपन कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये वाईफाई क्या होता है? वो वाईफाई क्या होता है? तो वो वाईफाई होता है वॉइस ओवर वाईफाई। वाईफाई के जरिए मोबाइल कॉल करना, लेकिन आपका नेटवर्क कमजोर है या
तो आप वाईफाई से चलाते हैं तब भी आप कॉल हो जाती है। तो घर में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता लेकिन वाईफाई लगा है तो आप वाईफाई ऑन करेंगे और फोन कॉल कर सकते हैं। इस कैसे काम करेगा, तो कमजोर नेटवर्क में भी कॉल कर सकते हैं। आवाज साफ आएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। ग्रामीण और घर जैसे उपयोग में, गाँव में उपयोग कर सकते हैं इसको। इसी को वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। चलते हैं स्टैटिक जीके है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? रेले प्रकीर्णन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अभिसमय से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने जाना है। इस समय 96 रामसर साइट है इंडिया में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने। पूंजी का बहिर्गमन, इंडिया की पूंजी विदेश में जा रही है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जानकारी दी थी। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की घटना को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नए राज्य का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। यही हम लोग का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद तब तक के लिए। और इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।